राम राम दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश नामा एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ डिजिटल किसान चैनल पर। आज अपन देखेंगे जेड के 2021 का पेपर। अपनी जो जेड के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है उनकी सीरीज चल रही थी, उसमें 2026 से सोल्व करते हुए अपन जो पहुंच चुके हैं 2021 के पेपर तक। आज अपन बात करते हैं 2021 के पेपर की, किस प्रकार का पेपर था, उस समय किस प्रकार की हार्डनेस आती थी, किस प्रकार के इजी क्वेश्चंस आते थे, या उस समय पेपर जो है उसमें क्वेश्चनों का टाइप किस प्रकार से रहता था। साथ ही साथ उस समय जब क्वेश्चन बनते थे तो किस तरीके से बनते थे। तो देखते हैं, अपन बात करते हैं आज 2021 के बायोलॉजी के पेपर की। देखते हैं अपन, ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास द्विनाम नामकरण पद्धति है संदर्भित करता है। तो द्विनाम नामकरण पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी। कैरोलस लिनियस ने क्या कहा कि प्रत्येक जीव जो है उसका नाम लैटिन भाषा में या लैटिनीकृत लिखा होगा, और प्रत्येक जीव जो है उसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना होगा। प्रथम शब्द जो है वो होगा वंश का नाम या जेनेरिक नेम, दूसरा शब्द जो होगा स्पीसीज या जाति का नाम होगा। देखते हैं अपन ऑप्शन पे, ठीक है। फर्स्ट है टू नेम ऑफ ए स्पीसीज, टू नेम ऑफ ए स्पीसीज। तो किसी भी स्पीसीज के दो नाम नहीं, एक स्पीसीज है उसका एक ही नाम लेकिन दो शब्दों से बनाओ। वन स्पेसिफिक एंड वन लोकल नेम ऑफ ए स्पीसीज, तो ये भी नहीं है। कोई भी जाति है, ऑप्शन अपने को कह रहा कोई भी जाति है उसका एक विशिष्ट और एक स्थानीय नाम हो, आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। फिर अपने पास है एक जाति है उसके दो शब्दों से, कितने शब्दों से, देखो एक जाति के नाम के कितने शब्द हो, दो। तो अपन भी यही बात कर रहे थे कि कैरोलस लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीव जो है उसका नाम जो है वो कितने शब्दों से होगा, दो शब्दों से होगा। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जी हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं, कुछ संवहनी पौधे बीज उत्पन्न करते हैं लेकिन फल नहीं। कुछ संवहनी पौधे वेस्क्युलर जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। वो बीज तो उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब उनमें बीजों का निर्माण तो होता है लेकिन फल नहीं होते हैं, ठीक है ना। वे किस समूह से संबंधित है, तो जिनमें बीजों का निर्माण होता है वो आपके पास दो ग्रुप है, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म बोलते हैं अपन अनावृत बीजी, ऐसे पादप जिनके बीजांड के ऊपर निषेचन से पहले और निषेचन के बाद कोई आवरण नहीं हो। तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है और बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, तो वो तो कहलाता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसमें निषेचन से पहले और निषेचन के बाद बीजांड जो है आवृत हो, तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है, उसके चारों ओर आवरण होता है फल के रूप में, तो एंजियोस्पर्म की बात होती है वो, ठीक है। ब्रायोफाइटा नहीं है, टेरिडोफाइटा नहीं है, इनमें बीज नहीं, भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो जाता। अनावृत बीजी आपका राइट आंसर रहा, अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, पहला संवहनी पौधा सबसे पहले जिनमें जाइलम फ्लोएम या वेस्कुलर बंडल जिनमें प्रेजेंट थे वो कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें अपन, सेवाल जलीय पादप हैं और थैलस संरचना है, ब्रायोफाइटा थैलासाब स्ट्रक्चर है, और उसके बाद सबसे पहले स्थल पर विकसित होने वाले पादप वो थे टेरिडोफाइटा, और उन्हीं पादपों में सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम का विकास हुआ था। तो देखते हैं अपन, थैलोफाइटा नहीं है, ब्रायोफाइटा नहीं है, टेरिडोफाइटा, जी हाँ ये आपका राइट आंसर रहने वाला टेरिडोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सलजम का खाने योग्य हिस्सा है। देखो अपन सलजम की बात करें तो सलजम जो है उसका भूमिगत भाग अपन खाते हैं, लेकिन भूमिगत भाग जो गूदेदार है उस गूदेदार भाग की अपन बात करें तो वो मॉडिफिकेशन है, रूपांतरण है। अब किसका रूपांतरण है, तने का है या मूल का है। जैसे आलू है तने का रूपांतरण है, ठीक उसी तरीके से सलजम है वो मूसला मूल का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है बेटा, मूसला मूल का, ठीक है। तो मूसला मूल का रूपांतरित वाला जो भाग है वो ही सलजम के अंदर खाया जाता है। कभी कभी पत्तियां वगैरह भी खाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से खाया जाने वाला भाग जो है वो कौन सा है, रूपांतरित मूसला मूल, या यूं कहे मूल भी हो सकता है आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, मॉडिफिकेशन
मॉडिफाइड, ठीक है, रूपांतरित जकड़ा मूल, जकड़ा मूल जिसको अपन बोलते हैं रेशेदार मूल, ठीक है ना, रूपांतरित मूसला मूल, ये आपका राइट आंसर रहने वाला, रूपांतरित मूसला मूल। तने का रूपांतरण नहीं है, भूमिगत तना ये भी नहीं है, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का या गेहूं में फल का प्रकार, पिछले पेपर में भी था ये आपके पास, ठीक है, पिछले पेपर में भी अपन ने राइट आंसर करा था कैरियोप्सिस, राइट आंसर कैरियोप्सिस, ठीक है, मक्का है, गेहूं है, जौ है, उनमें फल का प्रकार जो है वो होता है कैरियोप्सिस, राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन 4। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनको अपने को बार बार डिस्क्राइब करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं रहती है, ठीक है, और जो सीधे से कई बार पूछे जा रहे हैं वो आपको भी याद होना आवश्यक है, ठीक है। प्लूम्यूल सुरक्षात्मक आवरण है। प्लूम्यूल की अपन बात करें तो प्लूम्यूल जो है वो एक बीजपत्री पादप मोनोकोटिलिडनी है, उनके अंदर प्रांकुर के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको अपन प्लूम्यूल बोलते हैं। ढका होता है जिसे कहते हैं, ठीक है, तो ढका होता है जिसे कहते हैं तो कोलियोप्टाइल कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, ठीक है। देखते हैं अपन कोलियोप्टाइल कहां ऑप्शन में, कोलियोराइजा नहीं है, स्कुटेलम नहीं है, डालाकार होता है, ठीक है, कोलियोप्टाइल ये आपका राइट आंसर रहने वाला, टैगमन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइबोसोम का उत्पादन कहां होता है, तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम का उत्पादन या राइबोसोम का निर्माण कहां होता है, तो राइबोसोम का निर्माण जो बेटा अपन सेल बायोलॉजी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि राइबोसोम का निर्माण कहां होता है, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका में, और केंद्रिका को अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री, केंद्रिका को क्या बोलते हैं अपन, राइबोसोम की फैक्ट्री, ये केंद्रिका या न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर जो है राइबोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन देखते हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, केंद्रक, केंद्रक भी नहीं है, अंतःप्रदवी जालिका ये भी नहीं है, लाइसोसोम ये भी नहीं है। चलो अपने पास चारों ऑप्शन नहीं है तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि अपने से आंसर नहीं मांगा जाएगा या ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहां केंद्रिका किसमें प्रेजेंट होती है, तो केंद्रिका किसमें प्रेजेंट होती है, केंद्रक में, ठीक है। तो यहां आपका राइट आंसर रहेगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे तो यदि वन लाइन के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाता तो आपका आंसर ये होना चाहिए केंद्रिका, लेकिन केंद्रिका कहां प्रेजेंट होती है, केंद्र के अंदर। अपने को भी तो यही पूछा है कहां होता है, उत्पादन होता है, तो केंद्र के अंदर उत्पादन होता है, आपका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन सेकंड, ठीक है। कभी कभी बेटा क्या है अपने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, बात करते हैं कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल, लिक्विड फ्लूइडल मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो कोशिका झिल्ली जो है उसकी संरचना है वो लिपोप्रोटीन से बनी हुई है, उसका तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, रॉबर्टसन है, यूनिट मेम्ब्रेन थ्योरी दी थी, ठीक है। डेनियल और डेविसन ये भी नहीं है, सिंगर और निकोलसन ये आपका राइट आंसर है, सिंगर और निकोलसन। फिर बात करते हैं वाटसन और क्रिक, इसने डीएनए का मॉडल दिया था, ठीक है। तो अपने पास राइट आंसर रहने वाला सिंगर और निकोलसन जिन्होंने तरल मोजेक मॉडल दिया था, ठीक है, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट आ गया भाई आपका क्वेश्चन, अंतःप्रदवी जालिका किसके साथ निरंतर है, किसके साथ निरंतर होने का सीधा सा अर्थ है कि अंतःप्रदवी जालिका किससे अटैचमेंट में रहती है या उससे सतत सतह बनाती है, ठीक है ना। तो गाल्जी बॉडी नहीं, गाल्जी बॉडी अंतःप्रदवी जालिका से तो गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय का निर्माण होता है, ठीक है। केंद्रक भित्ति, यहां केंद्रक भित्ति को दे रखा है न्यूक्लियर वॉल, ठीक है, झिल्ली भी कहो तो भी ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर रहने वाला केंद्रक भित्ति, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और कोशिका भित्ति भी नहीं है, केंद्रक झिल्ली है, ये अपना केंद्रक है, इस केंद्रक के समीप इस तरीके से नलिकाकार संरचना के रूप में जो है अंतःप्रदवी जालिकाएं पाई जाती है, जो दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली संरचना, दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने वाली संरचना है वो प्लाज्मोडेस्मेटा होती है। अब जोड़ किस तरीके से रही है, देखो क्वेश्चन अपने को इसी तरीके से पूछा, वो ऑप्शन पे मेरी नजर जा रही है, जहां तक क्वेश्चन अपने को उसी अर्थ में पूछा गया है।
आसन्न कोशिकाओं के मध्य संबंध, आसन मतलब जो पास में कोशिकाएं हैं उनके बीच में क्या हो, रिलेशन हो, ठीक है। दूसरा अपने को दे रखा है कोशिकाओं के मध्य जुड़ी हुई लिग्निफाइड परतें, नहीं है, लिग्निफाइड परतों की अपन बात, चलन संरचनाएं, लोकोमोटरी संरचनाएं भी नहीं है, लोकोमोटरी संरचनाओं की अपन बात करें सीलिया फ्लेजिला, ठीक है। नाभिक को प्लाज्मा लेमा से जोड़ने वाली झिल्लियां, ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर रहने वाला आसन्न कोशिकाओं के मध्य संबंध, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। जड़ का दबाव किसके कारण होता है? भाई मूल के अंदर दाब किसके कारण होता है? बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। फिर भी अपन ऑप्शन देखते हैं। निष्क्रिय अवशोषण, निष्क्रिय अवशोषण में कोई दाब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि, ये भी नहीं होता है। निष्क्रिय अवशोषण इसके कारण ही होता है। प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि, ये भी नहीं है। सक्रिय अवशोषण जिसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, जल का अवशोषण जो है वो 2% किस तरीके से होता है? सक्रिय अवशोषण के द्वारा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा आपका, पौधों के रंध्र किस कारण खुलते हैं? रंध्रों के खुलने की क्रिया विधि, ठीक है। रंध्र दिन में खुलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। तो ये क्यों बंद होते हैं, क्यों चालू होते हैं, तो कैसे होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन बाहर से अंदर से बाहर, ठीक है, और पोटेशियम आयन जो है वो अंदर से बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, जिसके कारण जो है ये रंध्र खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का अंतः प्रवाह नहीं होता है, बाहर की ओर प्रवाह होता है। पोटेशियम आयनों का बहिर्प्रवाह ये भी नहीं होता है, क्योंकि अंदर की ओर होता है। कैल्शियम आयनों का अंतः प्रवाह ये नहीं है, कैल्शियम है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है ना। पोटेशियम आयनों का अंतः प्रवाह, जी हाँ, पोटेशियम आयन बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं रंध्र खुलते टाइम, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का काम करता है, तो ये अपने पास स्त्री केसर की संरचना। इसमें पराग कणों को कौन ग्रहण करेगा भाई? पराग कणों को ये वाला भाग ग्रहण करेगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। ये हो गई वर्तिका और ये हो गया अंडाशय, ठीक है। तो परागकण जो है वो स्थानांतरित होकर चाहे किसी भी माध्यम से आए, जंतु के द्वारा आए, वायु के द्वारा आए, चाहे जल के द्वारा आए, ठीक है ना, या स्वपरागण भी हो, ठीक है ना। इन सब कंडीशन में पराग कणों को सबसे पहले कौन ग्रहण करेगी? वर्तिकाग्र ग्रहण करेगी, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिना निषेचन के फल का विकास कहलाता है। तो बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है? बिना निषेचन के फल का निर्माण कहलाता है पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन। क्या कहलाता है? अनिषेक फलन, ठीक है। तो अनिषेक फलन की अपन बात करें तो उदाहरण अपने पास ध्यान में आता है सबसे शानदार केला, ठीक है। और ऐसे फल जो हैं उनके अंदर बीजों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। यह अनिषेक फलन होता है, जिसको अपन इंग्लिश में पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन ए दे रखा है पार्थेनोजेनेसिस, ये नहीं है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। पार्थेनोजेनेसिस बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण, वो कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। जैसे मधुमक्खियों में नर, ठीक है। पार्थेनोकार्पी ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। एपोमिक्सिस बिना मिश्रण के बीजों का निर्माण, बिना अर्धसूत्री विभाजन और बिना संलयन के ही बीजों का निर्माण एपोमिक्सिस कहलाता है। राइट आंसर आपका रहने वाला है पार्थेनोकार्पी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं इसकी। एक युग्मक में निम्नलिखित में से क्या होता है? ये पिछले क्वेश्चन पेपर में आया था 2022 की अपन बात करें या 23 की, मेरे ध्यान में पूरा नहीं आ रहा है, लेकिन जस्ट 1 या 2 पेपर पहले आपके आया है बेटा। और आप यदि कंटिन्यू बने हुए हो, ठीक है ना, तो आप ये भी ध्यान रखना कि अधिकांश क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना, तो उनका विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक युग्मक में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो एक युग्मक है, जैसे ये द्विगुणित जीव है, ठीक है, इसमें युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। तो युग्मक कैसे होंगे? अगुणित, ठीक है। तो अपन बात कर ले, जैसे ये कैपिटल टी है, तो इसके जो युग्मक बनेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। तो इसका जो युग्मक था,
ठीक है ना, ये जनक था, इसकी युग्मक बने तो युग्मक के अंदर जो है एक जीन का कितना विकल्पी हो रहा है, एक ही विकल्पी उपस्थित होता है। जाइगोट की बात करें तो दोनों विकल्पी उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अपन, एक जीन के दोनों एलिल या विकल्पी नहीं है, एक जीन का केवल एक एलिल, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। एक जीन के सभी एलिल नहीं होंगे, कोई एलिल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो एक जीन का केवल एक ही एलिल या विकल्पी जो है वो उपस्थित होता है, ठीक है। चले आगे बेटा, नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। मेंडल के नियम तब लागू होते हैं, मेंडल के नियम कब लागू होते हैं? मेंडल के नियम एक ही कंडीशन पर लागू होते हैं, जब आपने अपने संकरण प्रयोग में जनक जो है या नर या मादा जो आपने चयन किया है वो क्या हो, प्योर लाइन हो या शुद्ध हो, तभी मेंडल के नियम जो है वो क्या होंगे, लागू होंगे। तभी अपने को वही मेंडल के अनुसार जो है वो जीनोटाइप फिनोटाइप प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन, लक्षण संलग्न हो, संलग्नता खुद ही अपवाद है मेंडल के नियमों का। माता पिता शुद्ध प्रजनन वाले हो, प्योर लाइन आ गई, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। F1 मोनो हाइब्रिड अनुपात दो प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाए, नहीं भाई, ठीक है। विपरीत लक्षणों का पहला जोड़ा अन्य जोड़ियों पर निर्भर हो, यह भी पॉसिबल नहीं है। राइट आंसर आपका माता पिता शुद्ध प्रजनन वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं, किसने साबित किया कि डीएनए मूल अनुवांशिक मतलब मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है या डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो बेटा 12th क्लास में आपको अच्छे से याद होगा, हर्शे और मार्थोचेस, हर्शे और मार्थोचेस ने बैक्टीरियोफेज उसको इकोलाई के अंदर प्रवेश कराया और उसने क्या करा, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो है उससे चिन्हित करके इस प्रयोग के द्वारा सत्यापित किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। देखो सबसे पहला जो सिद्धांत था वो तो दिया था ग्रिफिथ ने चूहे पे प्रयोग करके, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है ना। तो चूहा मरता है कि जीवित रहता है, ठीक है ना, वो वाला प्रयोग इसका था, ठीक है। वाटसन है, वाटसन ने क्रिक के साथ क्या करा था, डीएनए का मॉडल दिया था। सटन और बावेरी इन्होंने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत या क्रोमोसोम थ्योरी दी थी, ठीक है ना। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। चलते लास्ट, हर्शे और मार्थोचेस जिन्होंने बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया था और रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस का उपयोग करके स्थापित किया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ओपेरोन का वह जीन जो दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। देखो लेक ओपेरोन अपन ने पढ़ा था, तो ओपेरोन अपन किसको बोलते हैं, जीनों का समूह जो एक साथ मिलकर काम करें। तो ओपेरोन की खासियत क्या थी, ओपेरोन की खासियत यह है बेटा, ओपेरोन में जीन जो है वो क्रम से होते हैं, ठीक है ना। ये जीन क्रम से हो गए, ये रेगुलेटर, ये प्रोमोटर, ये ऑपरेटर और ये स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो जेड, वाई और ए होते हैं, ठीक है। ये जो रेगुलेटर जीन है इसके द्वारा दमनकारी एमआरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। और ये दमनकारी एमआरएनए है, ये दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ये दमनकारी प्रोटीन जो है ये ऑपरेटर से आकर जुड़ जाती है और ओपेरोन नहीं चलता है, या यूं कहें कि ओपेरोन बंद रहता है, ठीक है ना। तो यहां अपने को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वह जीन जो दमनकारी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो कौन सा जीन करता है, आर जीन, आर मतलब रेगुलेटर जीन, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन अपन, नियामक या रेगुलेटर जीन, ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आ गया भाई, कपास किसका उदाहरण है। लो बताओ कपास किसका उदाहरण है, ऑप्शन से पता चलेगा। फसल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो पत्ती रेशा, अच्छा रेशे से पूछा जा रहा है, तो पत्ती रेशा नहीं है, सतही रेशा, बिल्कुल कपास के जो बीज हैं उन बीजों के ऊपर सतही रेशा पाया जाता है, ये आपका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फल फसल है, फल की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, फल की, ठीक है ना, फल की पूछ रहा है। तो फल जो है उच्च ऊर्जा वाला जो है वह आपका यही है, केला या बनाना। क्यों है, क्योंकि इसने एक शब्द और जोड़ा है, सस्ती,
ठीक है, और उच्च ऊर्जा वाली फसल, तो आपका राइट आंसर रहने वाला बेटा केला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते जाइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम में होता है, तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम में क्या होता है? अम्ल, अम्ल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटन है उसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो अपने ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन अपने को दे रखा है टार्ट्रिक एसिड जो नहीं होता है, ब्यूटारिक एसिड ये भी नहीं होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, क्यों? विटामिन सी का नाम है भाई। राइट आंसर आपका क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। कपास की सुसंस्कृत कल्टीवेटेड कॉटन, ठीक है ना, कल्टीवेटेड कितनी किस्में हैं? तो आपको अच्छे से याद होगी कि कल्टीवेटेड किस्में जो हैं वो 4 प्रकार की हैं या 4 किस्में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया भाई 23। देखो, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? तो एंटीबायोटिक टेरामाइसिन है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसम, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसम के द्वारा प्राप्त की जाती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 24। पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार, क्यों? क्योंकि जितने तुक्के मारे जाते हैं वो सब यही गलत होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, देखो आप, ठीक है ना। ज्यादातर अपन पढ़ते हैं बीटी कॉटन, क्या पढ़ते हैं? बीटी कॉटन। तो बार बार अपने को यही ध्यान में आता है कि ऐसी फसलें जिनके जीन में ट्रांसफर या जीन स्थानांतरण किया गया हो, ठीक है, उनको अपन ट्रांसजेनिक बोलते हैं। और उसके उदाहरण में अपने पास आती है कपास, लेकिन कपास आपका राइट आंसर नहीं रहने वाला है। आपका राइट आंसर है तंबाकू। क्या है? तंबाकू। सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल जो है वो तंबाकू थी, ठीक है। मटर नहीं है, जेनेटिक प्रयोग किए गए हैं, ये भी नहीं है। राइट आंसर आपके पास है तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 25, ठीक है। स्यूडोमोनास रोबेरी नियंस, ठीक है, लालधारी रोग किसमें उत्पन्न करता है? तो लालधारी रोग जो है वो उत्पन्न करता है बेटा गन्ने में। किसमें उत्पन्न करता है? पत्तियां हैं उस पर रेड कलर की लाइनें बन जाती हैं, ठीक है, वो होता है गन्ने में। आपका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन 4। देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा में पोषण होता है, लो बताओ, अमीबा का पोषण पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अमीबा में कैसे पोषण होता है या अमीबा में पोषण कैसा होता है, ठीक है ना। तो मेथड इसके बहुत सारे हैं, इंपोर्ट है, ठीक है, सर्क्यूमवेलेशन है, लेकिन अमीबा जो है वो पोषण ग्रहण करने के आधार पर जो है वो होलोजोइक होता है, प्राणी समभोजी, ऐसे जीव जो दूसरे जीव को, या यूं कहें अपन फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन को कंप्लीटली ग्रहण कर लेता है, ठीक है, होलोजोइक या प्राणी समभोजी। ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं भैया अपन नए क्वेश्चन की। देखते हैं, केचुए में क्लीटेलम, देखो शब्द में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लाइटेलम है, कौन से खंड में? क्लाइटेलम कौन से खंड में खंड शामिल है? तो क्लाइटेलम जो है उसके आधार पर अपन केचुए को बांटते हैं भी 3 भागों में, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर और पोस्ट क्लाइटेलर, ठीक है। तो 1 से 13 तक प्री क्लाइटेलर, 14, 15, 16, 14, 15 और 16, ठीक है, ये क्लाइटेलम, और 16 के बाद लास्ट वो कहलाता है पोस्ट क्लाइटेलम, ठीक है ना। तो अपने पास अपने अकॉर्डिंग ही आंसर निकल के आ रहा है, कौन सा? 14, 15 और 16वां खंड जो है वो मिलकर क्या बनाता है? क्लाइटेलम। देखो 12, 13, 14 नहीं है, 13, 14, 15 ये भी नहीं है, 14, 15, 16 राइट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन 3, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भी आपका, देखो, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली किस पर आधारित है? प्राकृतिक वर्गीकरण सबसे पहली वर्गीकरण की पद्धति थी जिसके अंदर जो है जीवों के लक्षणों के आधार पर,
ठीक है ना। आकारिकी के लक्षणों के आधार पर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया था, उसमें बहुत सारी कमियां रही हैं। उसके बाद फिर आर्टिफिशियल, उसके बाद फाइलोजेनेटिक आ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण था वो आकारिकी लक्षणों के आधार पर किया गया था, ठीक है। देखते अपन ऑप्शन क्या है। व्यक्तिव्रत, ऑन्टोजेनी नहीं है। फाइलोजेनी, ये भी नहीं है, फाइलोजेनेटिक आ गया अब, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, आकारिकी लक्षणों के आधार पर, राइट आंसर रहने वाला आपका आकारिकी लक्षणों के आधार पर। फाइलोजेनी नहीं है, फाइलोजेनी और आकारिकी के आधार पर जो है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, जाति वर्तीय वर्गीकरण। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 29, मेटामेरिज में किस संघ की विशेषता है? मेटामेरिज मतलब विखंडी रूप से खंडित। विखंडी रूप से खंडित, ऐसे जीव जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो या विखंडी रूप से खंडित हो, अर्थात प्रत्येक खंड जो है वो अलग अलग हो। जैसे आपने पढ़े हैं, किस में पढ़े हैं? केंचुए में पढ़े हैं 100 से 120 खंड। जैसे आपने पढ़े हैं जोंक में पढ़े हैं हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा में कितने खंड? 33 खंड, ठीक है ना। हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा और फेरेटिमा पोस्टुमा, केचुआ, दोनों किस फाइलम से संबंधित हैं? दोनों फाइलम से संबंधित है, फाइलम एनेलिडा, ठीक है ना। तो आपका कोर्स वर्ग भी साथ के साथ कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। और आपका इसका आंसर रहने वाला बेटा फाइलम, संघ पूछ रहा है तो फाइलम है, ठीक है। तो कौन सा रहेगा? एनेलिडा। देखो पोरीफेरा नहीं है, एनेलिडा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ऐसे बने रहिए, अपन काम की बात करते रहेंगे, उसके अलावा अपने पास बात करने के लिए कभी फ्री टाइम हो तब करेंगे, ठीक है। अभी पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करो। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, ठीक है। जल संवहनी तंत्र किसमें पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, फाइलम की बात की जा रही है अपने पास, ठीक है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किसमें पाया जाता है? देखो ये जो सिस्टम है वाटर से रिलेटेड, ये 2 फाइलम में है, ठीक है। सबसे पहला फाइलम आता है अपने पास पोरीफेरा, ठीक है। इसमें होता है कैनाल सिस्टम, जिसको अपन बोल देते हैं बेटा नाल तंत्र। क्या बोल देते हैं? नाल तंत्र, ठीक है। दूसरा अपने पास ये क्वेश्चन में दे ही रखा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। तो ऐसा वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्मेटा, कौन से फाइलम में? इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाया जाता है। ये ऐसे भी याद नहीं आए तो स्टारफिश याद रखो, तारा मछली, ठीक है। पोरीफेरा नहीं है, नाल तंत्र पाया जाता है। सिलेंट्रेटा नहीं है, ठीक है। प्लेटी हेलमंथीज नहीं है, इकाइनोडर्मेटा, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, इकाइनोडर्मेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नए क्वेश्चन की 31, ठीक है। ये 31 आपका क्वेश्चन रहा भाई। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक कहलाता है। पिछले पेपर में अपने पास था हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट। अब पूछ रहा है हड्डी को मांसपेशियों से, तो टेंडन या कंडराएं, टेंडन या कंडराएं जोड़ती है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट पे ही बैठा हुआ है, ये आपका राइट आंसर रहा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका खपरा बीटल किसका कीट है? लो बताओ। कभी कभी हद भी होती है कि इतना भी इजी नहीं पूछा जाए। खपरा बीटल किसका कीट है? लो बताओ। स्टोरेज पेस्ट, ठीक है, या भंडार गृह का कीट है। कहाँ का कीट है? भंडार गृह का। देखो सीडलिंग का नहीं है, स्टैंडिंग क्रॉप्स नहीं है, वाइन प्लांट्स नहीं है, भंडारित अनाज, ठीक है, भंडार गृह के अंदर लगने वाला कीट है। राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन। देखते हैं अपन नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 33 आ गया आपका। कपास के बॉल वर्म के विरुद्ध निम्न में से कौन सा परजीव्याभ, ये क्या है भाई? परजीव्याभ ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर, परजीवियों के ऊपर परजीवी होते हैं, वो परजीव्याभ है और के रूप में कार्य करता है। तो अपन बॉल वर्म की बात कर रहे हैं, तो बॉल वर्म के अंडे हैं, उनके ऊपर जो है परजीवी के रूप में ट्राइकोग्रामा पाया जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और ये उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो
ये आपका राइट आंसर रहने वाला है बेटा ट्राइकोग्रामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 34, पुट्टी बनाने वाला निमेटोड है तो सिस्ट या पुट्टिका का निर्माण जो है वो किसमें होता है? हेटेरोडेरा। हेटेरोडेरा के अंदर जो है सिस्ट या पुट्टिका का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन आपका, किसे विशाल मधुमक्खी कहा जाता है? तो विशाल मधुमक्खी, सारंग मधुमक्खी, ठीक है ना, या देशांतर मधुमक्खी जो है वो एपिस डोरसेटा को कहा जाता है। देखते हैं अपन ऑप्शन, ये पहले ही ऑप्शन पे डाल रखा है, और एपिस डोरसेटा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 36। बात करते हैं अपन, टिड्डी अंडे कहाँ देती? टिड्डी अंडे कहाँ देती? तो टिड्डी जो है वो अपने अंडे खेत की मेड़ पर मिट्टी के अंदर दबाकर देती है। कहाँ देती है? मिट्टी के अंदर दबाकर। देखो पत्तियों पर नहीं देगी, मिट्टी पर। ये आपके सॉरी ऑप्शन अपन नहीं करेंगे इसको राइट। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है मिट्टी के अंदर, तो ये मिट्टी के अंदर दबा कर देती है। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, मिट्टी के ऊपर नहीं देती। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 37। रक्त जमावट की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? तो रक्त क्लोटिंग, ब्लड का क्लोट या थक्का बनना जो है, कभी भी चोट या घाव हो जाए तब रक्त का थक्का जो है वो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बन जाता है। यदि नहीं बनता है तो हीमोफीलिया रोग है। ठीक है, अब बनने की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। कितने चरणों में कंप्लीट होती है? 3 चरणों के अंदर कंप्लीट होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38। जी हाँ, लगभग 70% CO2 रक्त में किस रूप में ले जाई जाती है? तो 70% CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट, किसके रूप में? बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाई जाती है। ठीक है ना, 7% की अपन बात करें तो प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 23%। इसको अपन 20 से 25% भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो देखते हैं अपन, घुली हुई नहीं है, घुली हुई वही है प्लाज्मा में। ठीक है, कार्ब एमिनो ये 23% है, बाइकार्बोनेट ये राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लगभग अपन ठिकाने पे आ गए हैं। शुक्राणु बनने के लिए कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? तो शुक्राणु बनने के लिए ये पीजीसी सेल में समसूत्री विभाजन से असंख्य स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हुआ। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हुआ। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ मियोसिस फर्स्ट, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड परिपक्वन विभाजन, जिससे स्पर्मेटिड, ये स्पर्मेटिड। ठीक है, और स्पर्मेटिड से किसका निर्माण हो जाता है? स्पर्म का। ये स्पर्म का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण हो गया। अब अपन बात कर रहे थे किसकी? द्वितीयक शुक्राणु या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। ठीक है ना, 40 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितनी सेकेंडरी? तो 1 से 2 बन रही है, तो कितनी चाहिए अपने को? 20। 40 शुक्राणु बनाने के लिए कितनी चाहिए? 20। ये रहा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन 2021 की पूर्णाहुति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। स्तनधारी शुक्राणु के मध्य भाग में, ये स्तनधारी का शुक्राणु है, इसके मध्य भाग में क्या होता है? ठीक है ना, ये शीर्ष भाग, ठीक है, ये समीपस्थ, ये दूरस्थ तारक केंद्र, ठीक है, और ये भाग, इसमें स्पाइरल तंतु, अक्षीय तंतु और माइट्रोकॉन्ड्रिया जो नेबेन कर्ण के रूप में उपस्थित होते हैं। देखते हैं अपने पास माइट्रोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रियोल नहीं होता। नाभिक और माइट्रोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं होता है। ठीक है, केवल सेंट्रियोल ये भी नहीं होता है, केवल माइट्रोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, राइट आंसर है आपका केवल माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन फोर्थ राइट। ठीक है, ये था आपका 2021 का पेपर। ठीक है, आपको क्लासें कैसी लग रही हैं कमेंट्स में बताएं, और साथ ही जो आपका चैनल है डिजिटल किसान केजेसी, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और नई वीडियो 2020 बायोलॉजी का पेपर जो है अति शीघ्र आपका आ जाएगा, और आप चैनल पे बने रहें। साथ के साथ फिजिक्स, मैथ्स, एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री की भी क्लासें डल रही हैं, उन पे भी आप लोग रेस्पॉन्स करें। ठीक है, और साथ बने रहें। राम राम, जय सिया राम।